एवरीवन, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं कराता हूँ आपको, उसी से रिलेटेड ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। मतलब कोई कंट्री, चार कंट्री दी गई है आपको, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें पूछ रहा है कि जो भारत है, भारत के साथ में जो बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्रीज़ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो सीमा है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से देश के साथ में लगती है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, वो आपका बांग्लादेश होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जब आप मैप देखोगे तो आप पाओगे कि जो बांग्लादेश है उसकी शेप कुछ इस तरीके की है। ठीक है, इस तरीके से अपना ये बांग्लादेश भारत के अंदर आता है। और इसकी जब सीमा जो नापी जाती है वो चारों तरफ से, सीमा का मतलब क्या है, जो टच हो रहा है भारत के साथ में एरिया, उसको बोलेंगे ना सीमा। और तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा होती है वो किसके साथ में बनती है, बांग्लादेश के साथ में। आप मैप देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ में मिलती है, तो सबसे छोटी सीमा वाला जो देश है वो आपका अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान आप देखोगे जब मैप, तो उसमें पीओके वाला जो एरिया होता है, ये ऊपर वाला जो ये एरिया होता है, ये वाला, यहाँ पर ये पीओके वाला एरिया, यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान टच करता है इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम वनाच्छादित क्षेत्र पाए हैं। वनाच्छादित का मतलब होता है कि वहाँ पर वन तो है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक जगह पे न होकर खुले खुले हैं, मतलब दूरी दूरी पर हैं। वनाच्छादित, वन है लेकिन दूरी दूरी पर है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा वन इस तरीके के कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो आपका है असम में। ठीक है, वन तो है वहाँ पर, लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर किए हुए हैं। असम इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये पूछ रहा है कि भारत और जो अपना इधर म्यांमार है, उनके साथ में जो सीमा साझा करने वाले पर्वत है, उनका नाम बताइए। ठीक है, आप जानते ही होंगे, यहाँ पर आपका हिमालय जो है वो इस तरीके से आपको भारत को और म्यांमार को अलग करता है। अकाई पर्वत श्रृंखला ये भी नहीं है। गारो खासी ये वाली, ये तो आपकी मेघालय में पड़ती है। ग्रेट डिवाइन रेंज ये भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका उक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें हिमालय ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको हिमालय ऑप्शन में देता है तब आप उसको टिक सही करेंगे। ठीक है, हिमालय, क्योंकि हिमालय इधर हमारा जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। हिमालय क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जो सिक्किम से संबंधित है। यानी कि सिक्किम राज्य से संबंधित जो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, इनमें पूछ रहा है कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत है, तो आपको बतानी है। चलिए, पहली स्टेटमेंट है कि जो भारत का जो सिक्किम है वो भारत का राज्य बना 1975 में। बिल्कुल सही बात है, 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। ठीक है, ये आप वैसे भी याद रखेंगे, सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा है कि वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का जो सिक्किम है उसको प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। ये भी सही बात है। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके मुख्य निवासी लेपचा कहलाते हैं। लेपचा लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेपचा। ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेपचा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट सिक्किम से रिलेटेड करेक्ट है। मतलब सिक्किम भारत का कब राज्य बना, तो 1975 में। वहाँ पर जो है वनस्पतियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। और तीसरा, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको लेपचा जो है जनजाति से वो डिज़र्व करते हैं, ओके, बिलोंग करते हैं। ये तीनों कथन हमारे राइट हो गए, तो तीनों का मतलब हुआ इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है। ठीक है, भारत की
प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमें थोड़ा, जब मैं समुद्र के बारे में पढ़ाऊंगा, जब समुद्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम इस बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं इस चीज़ का। अभी के लिए बता देता हूँ। भारत का, जैसे कि आप कोई भी भारत या किसी भी जगह कोई तट देखते हैं तो तट का कुछ एरिया इस तरीके से होता है, कहीं को अंदर, कहीं को बाहर, कहीं को अंदर, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जाती है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन क्या करती है, ये आपके जो ये गैप होते हैं इनको भर देती है। तो आपको जो दूरी मापने का, यहाँ से ईजिली आप फिर मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं चीज़ों का, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको ऑप्शन लगाना है, प्रादेशिक जल विस्तार। प्रादेशिक जल विस्तार जो है आपका कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल मील, समुद्र नॉटिकल मील, ठीक है। समुद्री दूरी को जो है ना नॉटिकल मील में नापते हैं, NM नॉटिकल मील में मापते हैं, और इसका जो ऑप्शन होगा वो 12 करेक्ट होगा, ठीक है। 12 समुद्री मील तक, तट से लेके 12 समुद्री मील तक। फिर आगे होता है 12 से लेके 24 समुद्री मील तक, ठीक है। सो वो जो सब चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए आप याद रखो, प्रादेशिक जल क्षेत्र कहाँ तक होता है आपका, 12 नॉटिकल मील तक। इस वाले एरिया में, उस जहाँ पर ये है, जैसे अगर भारत के, अगर आप तट की बात करोगे तो भारत में, ये भारत है और भारत से 12 नॉटिकल मील तक इतना जो एरिया होगा, इस पर केवल किसका अधिकार होगा, इस पर केवल भारत सरकार का अधिकार होगा। भारत सरकार का पूरा अधिकार इस वाले समुद्र के हिस्से पर होगा। इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ हैं, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि ये 12 नॉटिकल मील तक जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या होता है, जिसमें पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत। तो ध्रुवों का भ्रमण, महाद्वीपीय प्रवाह और रूपांतर भ्रंश, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ध्रुवों का भ्रमण। ध्रुव बोलते हैं पोल्स को, POLS, पोल्स, ठीक है ना। पोल्स का भ्रमण माने यानी कि उनका मोशन, गति होना उनमें। तो ध्रुवों का भ्रमण जो है इसमें सही आंसर होगा, यानी कि प्लेट विवर्तन है। प्लेट विवर्तन का मतलब मैंने बताया ना आपको, प्लेट विवर्तन का मतलब होता है आपको पर्वतों का निर्माण करना, वो उससे रिलेटेड है। लेकिन ध्रुवों का भ्रमण से तो कोई मतलब ही नहीं बैठता ना इस चीज़ का। तो आप इस तरीके से इसको ईजिली आंसर लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 हमारा, ये आ गया 93 क्वेश्चन, 94 है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये तो देखते ही बनता है गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट आपका 5 राज्यों में, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप जब मैप दिखाऊंगा आपको, बाकी बता देता हूँ मैं नॉलेज के लिए। सबसे ऊपर यहाँ पर जब आप इस तरीके से, ये वाला एरिया है, ये वाला पश्चिम घाट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये अपना गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा, गोवा के बाद फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद यहाँ पर होगा केरल। तो ये कितने राज्य हुए, 5 राज्य, ठीक है। सो ये हो गया आपका करेक्ट। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो अपनी पुलिकट झील है उसका अधिकांश हिस्सा वैसे तो आंध्र प्रदेश में है। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन पूछता है कि जो अपनी पुलिकट झील है, अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे वो कहाँ पर है, तो पुलिकट झील का जो आप ऑप्शन लगाओगे वो लगाओगे आप आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये कहाँ पर फैली हुई है, ये तमिलनाडु में भी फैली हुई है, ठीक है। तो ये 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है स्टेटमेंट करेक्ट हुई, दूसरा और तीसरा। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आप पाओगे तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं। सो इसमें भारत में जो हैं ज़िले, ना ही 650 है, ना ही 600 है, ना 500, ये कोई भी ऑप्शन। सो मैं आपको 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बता देता हूँ कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 739 भारत में कुल डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। 739 ज़िले हैं भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रिक के विषय में सही है। सर क्रिक आपने सुना होगा। सर क्रिक आपने सुनते ही माइंड में एक स्टेट का नाम क्लिक करना चाहिए आपके। तो सर क्रिक है जो है वो है गुजरात में, ठीक है। सर क्रिक कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ये आपके थोड़ा माइंड में सेट होना चाहिए ये चीज़, तो आप इजीली अब आंसर भी हम लगा सकते हैं। चलिए मैं आंसर आपको बताता हूँ कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में झेलम नदी के विभाजन का कार्य करती है। कल्पित रेखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में सीमा विभाजन का कार्य करती है। तो मैंने बताया ना सर क्रिक, सर क्रिक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? गुजरात। बस, बाकी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता हो, अगर मैं खाली ये जानता हूँ कि गुजरात कहाँ पर है, सॉरी सर क्रिक कहाँ पर है? गुजरात में, तो मैं इसलिए इसका इजीली आंसर लगा सकता हूँ। चलिए थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये है भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार, म्यांमार कहाँ पे हुआ? म्यांमार तो भारत के पूर्वी हिस्से में है। और मैंने अभी बताया सर क्रिक कहाँ पर है? सर क्रिक है आपका गुजरात में। गुजरात कहाँ पर है? पश्चिमी हिस्से में। सो तीसरा ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया। चौथा आता है ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? आपके पूर्वी हिस्से में। पूर्वी हिस्से में तो गुजरात है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। यह है जो सर क्रिक है वो क्या है? भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में सीमा विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। यानी कि सिंपली बोल दो कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विभाजक है, रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? पर्वतीय पदीय प्रदेश, ठीक है ना। पर्वतीय पदीय प्रदेश का मतलब हो, पद का मतलब क्या होता है? पैर, पैर का मतलब नीचे, ठीक है ना। तो सबसे निचला हिमालय का हिस्सा कौन सा है? सबसे निचला हिस्सा बोले या सबसे नवीन पर्वत बोलो तो आप कौन सा है? शिवालिक हिमालय। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, हिमालय जो है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT जिसको बोलते हैं, MCT मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। जो MCT है वो किसको अलग करती है? सो मैंने आपको हिमालय वाले चैप्टर अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो आप इसमें कवर कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो मुख्य सीमा भ्रंश MCT जो है वो किसको अलग करती है? दून घाटियों को शिवालिक हिमालय से, पहला ऑप्शन। दूसरा, लघु हिमालय को ब्रह हिमालय से, और महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय को हिमालय पार क्षेत्र से, या हिमालय को महान हिमालय को लघु हिमालय से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा महान हिमालय को लघु हिमालय से। MCT किसको अलग करती है? महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, ठीक है। तो आप इसका इजीली आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से सबसे प्राचीन श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल, ठीक है। समांतर का मतलब होता है आपका पैरेलल, पैरेलल वलय, ठीक है ना। पैरेलल इस तरीके से, ये इस तरीके से एक पर्वत है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इसको बोलते हैं पैरेलल वलय। वलय का मतलब होता है सांप की तरह चलते हैं ना, उसको बोलते हैं वलय। वलय का मतलब मोड़दार श्रेणियों में हुई है। तो जिसमें से मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछना ये चाह रहा है कि भारत की जो हिमालय है, तो हिमालय की सबसे प्राचीन जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो निम्न हिमालय। और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद आपका आता है वृहत हिमालय, और वृहत हिमालय के बाद आता है आपका धौलाधार हिमालय। सो इसमें आपका वृहत हिमालय सबसे करेक्ट हो जाएगा, सबसे प्राचीन ये ही हिमालय है, ठीक है ना। वृहत हिमालय, बाह्य हिमालय। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वह क्वेश्चन है 100। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ते? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हिमालय पर्वत ना होता तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो जैसा इस वक्त का यहाँ का मौसम है, यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, इस तरह की सब चीज़ें जो है ना, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता अगर हिमालय ना होता। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो उसने पहले ही लिख दिया, क्या है
कि भारत के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल, हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी बात का है कि जो हिमालय हमारी साइबेरियन ठंडी हवाएं चलती है उनसे रक्षा करता है। जितनी नॉर्मली अब ठंड होती है ना, उससे पता नहीं कितना, मतलब 10 गुनी लगभग हमारे यहाँ पे ठंड होती है अगर हमारे यहाँ पर साइबेरियन हवाएं चलती। सो हिमालय साइबेरियन हवाओं से रक्षा करता है, ये भी सही पॉइंट है। नेक्स्ट है कि सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रहते। बिल्कुल, अगर आप हिमालय ना होता, हिमालय में क्या है, मिट्टी है, खनिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल से मिलके बना हुआ है हिमालय। तो सो हिमालय में अगर ये बोल रहा है कि अगर ये ना होता तो इसमें इतनी सारी जलोढ़ ना होती, है ना, जलोढ़, है ना, जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। सो ये सब चीज़ें ना होती तो इनका, जैसे हिमालय है, अब ये हिमालय है, हिमालय से अगर कोई, जैसे ये कोई ग्लेशियर है यहाँ पर, ठीक है, ये ग्लेशियर है, अब इस ग्लेशियर से कोई नदी निकलती है, अगर वो यहाँ पर कुछ ना होता, ये हिमालय ना होता तो वो सिंपली आती और अपना बहने लगती। लेकिन यहाँ से वो क्या करती है, इन हिमालय को काटती है, हिमालय के अंदर जो खनिज वगैरह पदार्थ है उन सब चीज़ों को लेके आगे चलती है। सो इससे उनका जो है वो मृदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप। बिल्कुल सही बात है। अरे जब मैंने बताया ना, जब मानसून का ये बोल रहा है कि जो अब का मौसम है, अब नॉर्मल जो हम देख रहे हैं, अगर पर्वत ना होता तो उसमें चेंज होता। बिल्कुल 100% उसमें चेंज होता। सो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए, तीनों ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखोगे। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप हिमालय को देखते हैं तो उसमें हिमालय में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। गहरे गड्ढे, जाहिर सी बात है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा पर्वतों में। और दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग। यू घुमाव वाले नदी मार्ग, अब उसका क्या मतलब हुआ, अभी ये समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे मैं आपको बोलूँ ये हमारा ग्लेशियर है कोई, ठीक है, अब ये ग्लेशियर पिघलेगा और आपको पता है यहाँ पर है ये हिमालय, यानी कि हिमालय के ऊपर पीछे कहीं पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर यहाँ पे पिघलेगा तो क्या करती है, यहाँ से कोई नदी निकलेगी और वो नदी क्या करेगी, अपना रास्ता बनाते बनाते इस तरीके से आती है। कोई नदी कैसे आएगी, कोई नदी कैसे आएगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो क्या बन जाता है, कहीं ना कहीं वो एक यू शेप बन जाती है, कहीं ना कहीं वो क्या बन जाती है, एक यू शेप ले लेती है। जैसे ये देख लो आप, ये यहाँ से निकली इस तरीके से कहीं ना कहीं रास्ता काट के और फिर आएगी। तो इसी तरीके से कोई यहाँ से निकली, ये इस तरीके से यहाँ को गई, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक यू शेप बनाएगी। सो ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समानांतर पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से आपके समानांतर है ना, पैरेलल एक दूसरे के, तो ये भी करेक्ट होगा। भूस्खलन, यानी कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हिमालय है ये। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर हिमालय की चोटियाँ इस तरीके से हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलान है, ठीक है ना। तो ये, और जहाँ पर तीव्र ढलान होता है वहाँ पर जो है भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है ना ये तीव्र ढलान, तो बिल्कुल सही बात है। भूस्खलन माने होता है मिट्टी का जो है खनन होना, अपने आप टूटना। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो केवल ये, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, जिसमें चारों हैं 1 2 3 एंड 4, ये आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन शायद मिस प्रिंट हो रखा है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। बिल्कुल, समानांतर का मतलब आप समझ गए होंगे अभी, जिसमें से प्राचीन, अब वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मैंने अभी बताया था कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो है वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, ठीक है। और सबसे नवीन पूछ ले तो आप लगाएंगे शिवालिक हिमालय। सबसे प्राचीन वृहत हिमालय, सबसे नवीन आपका शिवालिक हिमालय। ये जो अपना उत्तराखंड वगैरह वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये कौन सा हिमालय पड़ता है, ये आपका शिवालिक हिमालय पड़ता है। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।